नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम 5 फरवरी 2024 को प्रथम पारी में पूछे गए लगभग सारे जीके, साइंस और हिंदी के सवाल मिल चुके हैं। जीके के टोटल जो 20 सवाल हैं उनमें से 17 सवाल मिले हैं। साइंस के 20 में से पूरे 20 सवाल मिल चुके हैं। हिंदी के यहाँ पर 40 में से 24 एग्जैक्टली सवाल, यानी इस टाइप से टोटल जीके, विज्ञान और हिंदी की कुल मिलाकर इस वीडियो में 68 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, जो आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड सभी टॉपिक हैं और सवाल भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखने से लग रहा है कि यहाँ से सवाल फंसने की संभावना है। और जिन भी कैंडिडेट का आने वाले सेट में एग्जाम है उनको तो एंड तक बने रहना है। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो इसके अतिरिक्त जो भी सवाल पूछा गया है, आपने यदि एग्जाम दिया तो एज ए आंसर की इसको देखकर ये भी बताइएगा कितने यहाँ से क्रैक कर पा रहे हो। स्पेशल थैंक्स यहाँ पर सूर्या का, जिन्होंने काफ़ी सवाल वेरीफाई किए हैं। सवाल नंबर यहाँ पर सबसे पहले 1 से अपन शुरुआत करेंगे। जो सामान्य विज्ञान के टोटल 20 सवाल पूछे गए, तो पूरे 20 सवाल यहाँ पर अपन साइंस के देखने वाले हैं, जनरल साइंस के। पहला सवाल दिखते हैं आपके सामने। किसी सामग्री की चुंबकीय संवेदनशीलता का सूत्र पूछा था आपको। चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी को यहाँ पर एक्स एम के द्वारा दर्शाया जाता है। सामग्री के भीतर चुंबकीकरण, एम को यहाँ पर चुंबकीकरण कहेंगे। जो सूत्र है ना, सस्पेसिबिलिटी मैग्नेटिक चुंबकीय संवेदनशीलता, वो एम बटा एच है। एम क्या है? चुंबक, तो एच है क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। नेक्स्ट अपना सवाल पूछा है कि एलईडी में कौन सा अर्धचालक होता है। सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी जिसकी फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है। इसमें दोस्तों अर्धचालक होता है गैलियम। वैसे इसमें जो पूरा पदार्थ होता है गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड, या फिर इसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी कहते हैं। तो गैलियम एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है। नेक्स्ट का अपना सवाल नंबर 3, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर क्या विकल्प थे? बाकी एनीमिया रोग की बात करें तो ये रक्त की कमी के कारण होता है, रक्त में भी आरबीसी की कमी के कारण। तो यहाँ पर और यदि विटामिन का पूछा किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, तो विटामिन B12 है, या फिर आयरन की कमी ऑप्शन होगा, वो भी करेक्ट कर सकते हो। आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ब्लड की कमी के कारण ये एनीमिया रोग होता है, विशेषकर ज़्यादातर स्त्रियों में होता है। तो अप्लास्टिक एनीमिया ये तब होता है जब आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में आरबीसी कोशिकाएं है ना, उसका प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना, ये अपर्याप्त आयरन की कमी के कारण होता है। अगला सवाल देखें उससे पहले, कोई भी कैंडिडेट यदि इस पूरे समय में सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, आते हुए सवाल गलत कर पा रहा है, एग्जाम्स तो बहुत से दिए, बहुत कुछ सिलेबस काफ़ी बार पढ़ लिया, कवर कर दिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, कारण क्या है? आपने अपनी गलतियों को नहीं पहचाना है, स्मार्ट तरीका नहीं अपनाया है। स्मार्ट तरीके के रूप में आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक का पास प्रो है। पास प्रो में एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कीजिएगा। नहीं, एग्जाम से पहले जितने एक तरीके से आप एग्जाम देंगे ना, आपका अनुभव कितना बढ़ेगा। अब जैसे ही मॉक टेस्ट देते हो उसका बेहतर ढंग से आपको विश्लेषण करना है, कहाँ का आप गलतियाँ कर रहे हो, नेक्स्ट मॉक में वो गलती नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से आप काफ़ी, यदि एक एग्जाम्स के लिए 20 से 30 इस टाइप से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हुए आप प्रैक्टिस करते हो तो ज़रूर आपका रैंक सही सिलेक्शन होता है। और टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपके 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी एक बार आपने पास ले लिया तो उस केस में 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। यानी जो एसएससी की भर्ती है, चाहे रेलवे किया है, चाहे पुलिस किया है, कितने किसी भी स्टेट पुलिस की, किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 साल की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मुहैया करा रहा है। अभी यहाँ पर कूपन कोड टीटीजी के अप्लाई करके आप टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 साल की वैलिडिटी में इस डील से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे ये पास प्रो लेना है, जिसमें लगभग सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, लाखों कैंडिडेट यहाँ पर एक्टिव यूजर से जो एग्जाम में फॉर्म आते हैं, इतने एक्टिव यूजर से तो एग्जाम सा माहौल रहता है, रैंक वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। और जो भी सवाल है वो एक्स्ट्रा फैक्ट से तो उनका सॉल्यूशन रहता है, डिटेल में कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो वो आपके हाईलाइट करते हुए पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सभी लैंग्वेज में जो एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। कूपन कोड में टीटीजी के यूज कर लेना। फिलहाल अगला सवाल है, न्यूटन गति के दूसरे समीकरण से आपको एक सवाल न्यूमेरिकल आधारित पूछा है। तो न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण क्या है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यू जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, टी समय है, ए एक्सेलरेशन त्वरण है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच पर आधारित सवाल था। इसकी शायद यूनिट पूछा था तो वो जूल हो जाएगी, जो डब्ल्यू की यूनिट है, या फिर इसकी यूनिट आप ये भी कह सकते हो मास की किलोग्राम है। और फिर गुरुत्वीय त्वरण की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और 1 मीटर और आ जाएगा एच वाला, हाइट वाला। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की ये
या फिर गतिज ऊर्जा की इकाई सेम होती है। नेक्स्ट अपना साइंस का सवाल है, किन अर्धचालकों को डोप्ड अर्धचालक भी कहा जाता है? डोप्ड अर्धचालक कहा जाता है अशुद्ध अर्धचालक, जिसे डोप्ड अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। दो अर्धचालक मिलेंगे, एक आपको आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक जो इंट्रिंसिक अर्धचालक है ना सेमीकंडक्टर, वो होता है शुद्ध, और जो अशुद्धि वाले अर्धचालक है ना उसे डोप्ड अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहेंगे। जानबूझकर अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है, और जिन परमाणुओं को अशुद्धि के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अशुद्ध पदार्थ है, परमाणु है, वो डोपेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, अर्धचालक के ताप और चालकता का क्या संबंध है? सेमीकंडक्टर होता है ना, न तो चालक होता है न कुछ चालक होता है, तो जैसे ही उसमें ताप बढ़ाएंगे वो चालक की भांति काम करेगा, और ताप कम होगा तो कुछ चालक। तो ताप बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर को विद्युत चालकता बढ़ती है, जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक में और चालक में उल्टा होता है, चालक में घटती है, अर्धचालक में बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता सामग्री की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चालकता है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती, यानी प्रतिरोधकता कम होती है तो चालकता बढ़ती है। बल का ऐसा ही मात्रक पूछा है, सिंपल सवाल है। बल को न्यूटन से अपन ऐसा ही मात्रक के रूप में काम में लेते हैं। बल गुणा विस्थापन बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन FD। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की ऐसे यूनिट आपको पूछा है, तो बार बार इससे पहले वाली शिफ्ट में भी एनालिसिस में बात की थी कि ये सवाल आएगा, और यहाँ पर आ गया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.674 गुणा 10 की घात -11। ठीक है। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती जो F होता है ना, तो वो होता है वस्तुओं के द्रव्यमान, जैसे वस्तु का द्रव्यमान m1 है, m2 है, उनके गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और बीच में ये जो नीचांक आता है ना, ये जी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू ये होती है। नेक्स्ट अपना है, दीप्ति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो दीप्ति तीव्रता का SI मात्रक है कैंडेला। विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है? तो ये आपके इस टाइप से फाई से अपन डिनोट करते हैं विद्युत फ्लक्स को। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स है तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभी लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। तो कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसके परपेंडिकुलर कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, वो नंबर्स ऑफ जो बल रेखा है वही आपका विद्युत फ्लक्स है, जिसका SI यूनिट है ना वो न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर है विद्युत फ्लक्स का SI यूनिट। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करूंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। नेक्स्ट अपना सवाल है, स्व प्रेरकत्व का विमीय सूत्र। अन्योन्य प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व, इनका जो विमीय सूत्र होता है ना वो ये है, M1L2 T-2 A-2 कहो या I-2 कहो, ये विमीय सूत्र है 122 यानी 1222। M1L2 T-2 A-2, ये प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो स्व प्रेरकता का मात्रक होता है हेनरी H। ठीक है, और विमीय सूत्र ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 कितना है आपके 2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इनका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहाँ से 10, यहाँ से 5, यहाँ से 4, तो ये हो गया आपके 19/20। और ये 1/R की वैल्यू आप R मत कर देना, R तो उल्टा होगा ना इसका, यानी R/1 क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा 20/19, और इसको ओम से आप दर्शाएंगे। नेक्स्ट वाले हैं, V बराबर 120, W बराबर 240, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो यहाँ पर W ये 240 वॉट है ना, पावर यदि दे रखा है 240, ये वॉट होना चाहिए। यदि इस सवाल को एग्जैक्टली R फाइंड आउट करना तो ये P होना चाहिए। P बराबर 240, V बराबर 120। तो उस केस में आप यहाँ से R निकाल सकते हो, I निकाल सकते हो। एक तो आपको पता है P बराबर VI होता है, और एक P बराबर यदि V बराबर अपन, क्योंकि यहाँ पर R निकालना है, V दे रखा, तो I आपको हटाना है। तो आपको पता है ओम का नियम कहता है V बराबर IR। I के स्थान पर आप देख सकते हो V/R, तो I के स्थान पर मैं V/R लूँगा, तो ये हो जाएगा VV² यानी V²/R। तो P बराबर V²/R ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको दे क्या रखा है? P 240 मान लेते हैं जो दे रखा है, V आपको 120 है तो इसका स्क्वायर बटा R करेंगे, तो यहाँ से R अपन सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 60 ओम, आर की वैल्यू हो जाएगी 60 ओम, इस टाइप से। नेक्स्ट आपके एफ 160 न्यूटन है। यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दे तो बल क्या होगा। पहले इसका आया था 4 फेब को कि दूरी को यदि दोगुना कर दे तो बल क्या होगा, तो उसमें 1/4 बल था। यहाँ पर 4 गुना बल हो जाएगा, क्योंकि बल होता है एफ बराबर, जो कूलाम का नियम कहता है, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी आवेश के गुणनफल के तो समानुपाती बल होता है और बीच की दूरी के वृत्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सेकंड केस में 1/r² क्या हो जाएगा। अब r² आप आधा कर रहे हो, r बराबर r/2 कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में r/2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आपको पता है 1/r²/4 हो जाएगा। 4 ऊपर चले जाएंगे तो 4/r², यानी 1 यही r², 4 गुना हो रहा है। तो 640 न्यूटन का, सॉरी 160 न्यूटन का 4 गुना 640 न्यूटन। नेक्स्ट साइंस का एक और न्यूमेरिकल है, m बराबर 30.6, a बराबर 27.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। यानी f बराबर आपको पता है m में होता है, जो न्यूटन की गति का सेकंड नियम कहता है, f बराबर m है। तो यहाँ पर m आपको 30.6 ये दे रखा होगा मास किलोग्राम में, s रेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इस केस में आप वैल्यू पुट करेंगे m और a की, तो f बराबर 844.56 हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी तरंग है, किस प्रकार की तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो आपकी अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ईएम तरंगे है वो अनुप्रस्थ टाइप की तरंगे है, मतलब उन्हें उनके आयाम, ऊंचाई और तरंग दैर्ध्य हैं, इनके द्वारा मापा जाता है। ईएम जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और तरंगे उच्चतम बिंदु को श्रृंग और निम्नतम बिंदु को गर्त कहा जाता है। विद्युत चुंबक की तरंगे हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली तरंग, और इसे गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को गति के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर विभव की इकाई आपको अप्रत्यक्ष रूप से पूछा था, विभव की इकाई होती है वोल्ट। नेक्स्ट आपका अंतिम साइंस का सवाल यहाँ पर देखेंगे आप, उसके बाद जीके के सवाल कंटिन्यू करेंगे, फिर हिंदी के। तो सवाल है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट्स 4 गुणा 10⁻⁹ अलाइंड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 टाइम 10⁻⁴ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव है डाइपोल, उसका द्विध्रुव आघूर्ण आपको दे रखा है, और साथ ही साथ उसका विद्युत क्षेत्र है ना, उसकी वैल्यू ई की वैल्यू दे रखी है। द्विध्रुव आघूर्ण पी की वैल्यू दे रखी है आपको 4 गुणा 10⁻⁹ ई की वैल्यू आपको दे रखी है 5 गुणा 10⁻⁴, और पूछा टॉर्क है तो, और ये एंगल भी दे रखा, तो टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा होता है। पी दे रखा, ई दे रखा, थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा, तो आप टॉर्क बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप निकाल पाएंगे, सॉरी इसका टॉर्क निकाल पाएंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो आपको देख रखा है, डाइपोल मोमेंट 4 गुणा 10⁻⁹ तो पी साइन थीटा में आप वैल्यू इस प्रकार पुट करेंगे, पी साइन थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क बराबर ये पी की वैल्यू, ई की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 और 4 का 20 है, 20 का 2 से कट आउट हो जाएगा, पीछे रहेगा 10, और यहाँ पर ये घात होनी चाहिए 13, तो 1 गुणा 10⁻⁹ गुणा 10⁻⁻4, तो ये 13 और 1 पॉजिटिव है, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा इसका आंसर, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान जीके के सवाल कंटिन्यू करते हैं अपन। जीके के जो सवाल मिले हैं 20 में से लगभग 17 सवाल। सवाल है, वैश्विक स्वास्थ्य में फार्मासिस्टों के योगदान को पहचानने और सम्मानित करने के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाते हैं। मेरठ मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो मेरठ मंडल में विकल्प के अकॉर्डिंग झांसी जिला नहीं है। वैसे मैं आपको सभी 18 मंडल और उनसे संबंधित जिले बताऊंगा। आपको पता है उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं जो 18 मंडल में विभक्त है, ठीक है। तो ये 75 जिले कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है। आपको जो पूछा था ना, मेरठ मंडल का पूछा, जिसमें एक विकल्प झांसी था। वैसे झांसी अलग मंडल है, 18 में से झांसी भी एक मंडल है। तो मेरठ मंडल में जिले हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़, ये जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले। और जो 18 मंडल हैं ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, पीडीएफ के लिए इसके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है।
आगरा, आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद जिले आते हैं। अलीगढ़ मंडल में, इस केस में आपको मैप यूपी का पूरा दिमाग में होना चाहिए, तभी इस टाइप के आप सवाल याद रख पाते हो। पूरे मैप में आपको पता कौन सी जगह कहाँ पर है, तो अलीगढ़ के आसपास के जिले यहीं आ जाएंगे। अलीगढ़ में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज आता है। अयोध्या में अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, और इस सभी का हेडक्वार्टर वो सेम ही है लगभग। बरेली में बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। बस्ती में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, 3 जिले। चित्रकूट में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं देवी पाटन। देवी पाटन में बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती आता है। देवी पाटन का जो मुख्यालय गोंडा है, ध्यान रखना है इसका थोड़ा। गोरखपुर में गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया। झांसी में जालौन, झांसी, ललितपुर। कानपुर में औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। लखनऊ में हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। मेरठ में आपको बता दिया, मिर्जापुर में मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। मुरादाबाद में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये आते हैं। प्रयागराज में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। सहारनपुर में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। वाराणसी में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी। ये सभी सब 18 मंडल और उनसे संबंधित जिले। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपको पता है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का वर्तमान जो हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। आरबीआई का जो मूल मुख्यालय था वो शुरुआत में कोलकाता में था। 1937 में इसे शहीद भगत सिंह मार्ग यहाँ पर मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, और सबसे पहले जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो आरबीआई का ही हुआ है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी भारत सरकार के अधीन आ गई आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934 का है। आरबीआई को बैंकर्स बैंक या फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, शाख संरक्षक कहते हैं। आरबीआई का भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे अक्सर मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता था, पहले रिजर्व बैंक को मिंट स्ट्रीट, जब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा मुद्रित किए जाते हैं, जबकि अन्य नोट आरबीआई द्वारा प्रिंट होते हैं। आरबीआई में वर्तमान जो 25वें गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो 2018 को बने थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? क्रांति की जो शुरुआत विधिवत जो मानी जाती है वो मेरठ शहर से मानी जाती है, 10 मई 1857 को। लेकिन इससे पहले भी बिगुल बजा दिया था मंगल पांडे ने। ये बात है 29 मार्च 1857 की। तो वैसे ये क्रांति है, इसका बिगुल बजाता शुरुआत हुई थी वो बैरकपुर से हुई थी, और 10 मई को ज़्यादातर माना जाता है 1857 की क्रांति को, वो मेरठ से है। तो बैरकपुर परेड मैदान में 34वीं बीएनआई के 29 वर्षीय मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हालिया कार्रवाई से नाराज होकर अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेज अफसर पर गोली चली और साथियों से बगावत करने की अपील की। इस घटना को ही 1857 की विद्रोह की शुरुआत मानते हैं। अब 1857 के विद्रोह से सवाल आता है उनके अलग अलग क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता से, जैसे कि लखनऊ के नेता कौन थे इस विद्रोह में? तो बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर थे। कानपुर से नाना साहिब और तात्या टोपे थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। बैरकपुर से मंगल पांडे। पटना से पीर अली। जगदीशपुर और बिहार से थे कुंवर सिंह। मेरठ से कदम सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से खान बहादुर, और इलाहाबाद और बनारस के नेता थे मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट अपना सवाल है, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो पोखरण फर्स्ट के नाम से जाना जाता है प्रथम परमाणु परीक्षण। इस प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम, यानी ये है, थोड़ा छुपके से किया गया परीक्षण है, बाकी देशों को पता चल जाए, अमेरिका वगैरह तो दबाव ज़्यादा डालते हैं परीक्षण करने के लिए, तो इसके लिए कोड नाम रखा गया कि उस ऐसे न बोले कि परमाणु परीक्षण, तो पता चल जाए आजकल फ़ोन वगैरह टैपिंग वगैरह कहीं से भी वायरल हो जाए खुफिया चीज़, तो इसलिए उन्होंने नाम रखा इस्माइल बुधा। क्या रखा? इस्माइलिंग बुधा नाम रखा। कोड नाम क्या था प्रथम परमाणु परीक्षण का? इस्माइलिंग बुधा। उस समय प्रथम परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और यहाँ पर जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ कहाँ पर? ये पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में पोखरण रेंज में हुआ था प्रथम परमाणु परीक्षण। बुध पूर्णिमा का दिन था, 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को इस्माइलिंग बुधा हुआ। और पोखरण 2 है, जिसे ऑपरेशन शक्ति कोड नाम दिया गया, ये 11 मई 1998 को हुआ। तो 11 से 13 मई 1998 को हुआ था दूसरा परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 को हुआ था प्रथम परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी, 12 अक्टूबर 1993। इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, और वर्तमान में श्री अरुण कुमार मिश्र है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो मानवाधिकार 12 अक्टूबर 1993 को। आईटी 2000 की फुल फॉर्म पूछी तो आईटी है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000, जिसमें टोटल 94 सेक्शन है, 94 धाराएं हैं, 13 अध्याय हैं, 4 शेड्यूल्स हैं।
और अभी ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, इसको संशोधन किया गया है 2008 में, जिसमें 9 अध्याय 117 धाराएं हैं। नेक्स्ट है थाना इंचार्ज की कम से कम क्या रैंक होती है। अब थाना इंचार्ज की कम से कम रैंक होती है सब इंस्पेक्टर की। जो एसएचओ आप बोलते हो, थाना इंचार्ज को एसएचओ बोला जाता है, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर है ये। और पुलिस उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर सबसे निचली रैंकिंग वाला अधिकारी होता है, जो भारतीय पुलिस नियमों और विनियमों के तहत अदालत में आरोप पत्र दायर कर सकता है। और आमतौर पर अब पहला जांच अधिकारी है वो सब इंस्पेक्टर होता है। और भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पर एचएसओ है वो सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी है। और जो सर्किल क्षेत्र है, बड़े शहर हैं, वहाँ पर एसएचओ इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। और बाकी अगला सवाल इसी से रिलेटेड और पूछा है, नॉन गजेटेड पुलिस ऑफिसर की भर्ती कौन सा भर्ती बोर्ड करता है। जो गजेटेड पुलिस ऑफिसर है, यानी एसपी डिप्टी एसपी लेवल के हैं, उनकी तो स्टेट पीसीएस के जरिए पीएससी के जरिए होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए। यूपी की है तो यूपी पीएससी है, अलग अलग राज्यों की। और यूपीएससी तो सेंट्रल लेवल की करता है यहाँ पर। और यूपी पीआरपीबी का यहाँ पर विकल्प था तो वो करेक्ट हो जाएगा। जो नॉन गजेटेड है, यानी सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, इनकी रिक्रूटमेंट यूपी पीआरपीबी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा की जाती है। अब कौन से अधिकारी हैं राजपत्रित यानी गजेटेड और कौन से नॉन गजेटेड हैं। तो पुलिस में एएसपी और डीएसपी और उससे ऊपर के अधिकारी राजपत्रित है। यहाँ पर एएसपी की रैंक के ऊपर के अधिकारी है ना, वो सभी राजपत्रित, यानी ये वाले अधिकारी हैं सारे राजपत्रित हैं। आपको बता दूं, ये पुलिस अधिकारियों के पदों की रैंक में पहली रैंक से लेकर 9वीं रैंक तक आप देखेंगे, सबसे उच्च रैंक से निम्न रैंक की ओर बढ़ रहे हैं अपन। तो सबसे ऊपर पुलिस में रैंक होती है वो डीजीपी की होती है। यहाँ से सवाल आता है, सबसे ऊपर होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी। उसके बाद होती है दोस्तों रैंक एडीजीपी, एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उसके बाद होती है आईजीपी की, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती है। नेक्स्ट यहाँ पर एसपी यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है एसपी की 6ठी रैंक। उसके बाद एडिशनल एसपी, फिर डिप्टी एसपी, फिर असिस्टेंट एसपी। ये पोस्ट होती है ये होती है गजेटेड राजपत्रित अधिकारी। अब इसके नीचे हैं ये नॉन गजेटेड है। 10वीं रैंक इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से नीचे असिस्टेंट इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सीनियर पुलिस कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये रैंक होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। एक पखवाड़ा में कितने वीक्स होते हैं। एक पखवाड़ा होता है 15 दिन का, और वीक की बात करें तो 2 वीक लगभग। अनुच्छेद 51 का सी में किसका उल्लेख है। तो 51 का सी में उल्लेख की बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो 51 क में है, जिसमें सी में ड्यूटीज है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो प्रभुता, एकता, अखंडता की बात की गई, उनकी रक्षा की बात की गई 51 का सी में। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से 51 क के क्लोज में है। तो आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य 4 क भाग है संविधान का। इस 51 क में भी यहाँ पर क्लोज है, जैसे कि मौलिक कर्तव्यों का डायरेक्टली पूछेंगे 51 क डी में कौन सा है, ए में कौन सा। तो ए से लेकर लास्ट के तक अपन देखेंगे। प्रत्येक नागरिक का ए में ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, ए में है। बी में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में रखें और उनका पालन करें। तो ये है बी में, ध्यान रखना, स्वतंत्रता के लिए जो उच्च आदर्श है। सी में भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। उसके बाद डी में बात करें तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करना होगा आपको। डी में देश की रक्षा करना है, डी देश की रक्षा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ई में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। तो भ्रातृत्व की भावना, इक्विलिटी हो जाएगा ई में, समरसता, भ्रातृत्व की भावना ई में। एफ में क्या, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। तो हमारी संस्कृति को फेल नहीं करना है, उसका निर्माण करना है। फिर उसका जी में, जी आपको प्रकृति को, पर्यावरण को आप जी कहेंगे, क्योंकि पर्यावरण है तो अपन है, पर्यावरण नहीं तो कुछ नहीं। तो प्राकृतिक पर्यावरण को अपन जी कह के पुकारेंगे, यानी जी में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा है। एच में अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आई में, आई यानी आपका नहीं सभी का, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जे में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। और के जो अंतिम है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। आपको बता दूं शुरुआत में 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 11वां जो ऐड हुआ है ना, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए 2002 में ऐड किया गया। तो इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल है, इंडियन एविडेंस एक्ट
1872 की जगह 2023 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह 2023 में भारतीय साक्ष्य दूसरा बिल 2023 पारित किया गया। अब यहाँ पर 2023 में 20 दिसंबर 2023 को 3 बिल पारित हुए। इन 3 बिलों में कौन-कौन से बिल ने किसको प्रतिस्थापित किया है? तो एक तो यहाँ पर 1860 में जो भारतीय दंड संहिता है आईपीसी 1860 है, इसकी जगह आया है भारतीय न्याय संहिता 2023। और सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 है, इसकी जगह आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। नेक्स्ट अपना सवाल है, भ्रत मिलाप उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भ्रत मिलाप उत्सव वाराणसी के नाटी इमली स्थान और रामनगर किले में मनाया जाता है। वाराणसी में मनाया जाता है भ्रत मिलाप। जब राम भरत हैं दोबारा मिले थे वनवास के बाद, तो उसकी खुशी में ये उत्सव मनाते हैं वाराणसी में। ये उत्सव विजयादशमी के अगले दिन अर्थात अश्विनी शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। वाराणसी का कौन सा त्यौहार भगवान सूर्य की पूजा होती है और कुष्ठ रोग का निदान इससे माना जाता है? तो ये सूर्य षष्ठी होगा, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है सूर्य षष्ठी, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा और साथ ही साथ कुष्ठ रोग के निदान के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं। और सूरज कुंड भी ऐसा है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर जो स्नान करते हैं कुष्ठ रोगियों को यहाँ पर छुटकारा मिलता है। और सूर्य के भगवान सूर्य का मंदिर है एक तरीके से सूरज कुंड। ये सूरज कुंड भी वाराणसी में है। नेक्स्ट अपना सवाल है, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति किसके प्रति जवाबदेह नहीं होगा? राष्ट्रपति न्यायालयों के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। जो भी कोर्ट है उनके प्रति राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं है उन्हें प्रति उत्तर देने की। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा राज प्रमुखों का संरक्षण यहाँ पर आर्टिकल 361 में किया गया है। 361 का क्लोज 1 पूछा है ना, तो वो कहता है कि राष्ट्रपति या कोई राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए अपने जो शक्तियां दे रखी राष्ट्रपति को, अपनी ड्यूटीज़ दे रखी राष्ट्रपति को, तो जो भी काम शक्तियां और ड्यूटी के तहत किया जाता है, तो उस केस में वो न्यायालय में उसका जवाब देने के लिए प्रत्युत्तर नहीं दे पाए, प्रत्युत्तर नहीं दे सकेगा, नहीं देगा। यदि न्यायालय उनको बुलाता है इस कोई भी केस के जब उनकी शक्तियों के बारे में, तो वो न्यायालय के प्रति बिल्कुल जवाबदेह न है, तो ये न्यायालयों के प्रति होगा। अब 361 में दो का क्लोज है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं किया जाएगा। यदि आप राष्ट्रपति हो, गवर्नर, राज्यपाल हो, तो कोई भी आपकी मुकदमा है आपराधिक मुकदमा दायर नहीं हो सकता है और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 361(3) का क्लोज है। नेक्स्ट अपना पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 14 में न्यूनतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो पोक्सो एक्ट 2012 की पोर्नोग्राफी की जो धारा का पूछा है, इसमें 5 वर्ष की कम से कम सजा है। जैसे कि अश्लील प्रयोजनों के लिए धारा 14 है। टोटल पोक्सो एक्ट में 46 धाराएं हैं। तो इन धाराओं में से धारा 14 का पूछा तो वो अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। और यहाँ पर भी 14 में अलग अलग क्लोज हैं। यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में, धारा 5 में अपराध हो, तो उस केस में अलग अलग सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखेंगे एक धारा 15 भी है आपकी पोक्सो एक्ट 2012 की। तो बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए यहाँ पर यदि ये है तो 3 वर्ष की सजा है। नेक्स्ट अपना आप बात करेंगे पोक्सो एक्ट 2012 की, तो ये है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो एक्ट, जिसमें टोटल 46 धाराएं हैं और ये एक्ट 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट अपना मृग झील कहाँ पर है? मृग झील है दोस्तों दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। मृग झील को सुमेंदु झील भी कहते हैं। उमियम झील की बात करें तो ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में है, जिसे 12 पानी झील भी कहते हैं उमियम झील को। अब देखते हैं अपन सामान्य हिंदी के सवाल, जो यहाँ पर 24 सवाल मिले हैं। पहला सवाल हिंदी का, हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को उनका उपन्यास मुझे पहचानो हेतु मिला है। नेक्स्ट, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये पुरस्कार टोटल 23 भाषाओं में मिलता है, 23 में से किसी एक को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं प्लस इंग्लिश का भी 2018 में दिया गया है, तो टोटल 23 भाषाओं में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? आगे सवाल भी आएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया, जी शंकर कुरूप को दिया गया, मलयालम भाषा में दिया गया। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में। आप कहेंगे हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, अब तक किन किन को मिल चुका है?
तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला 1968 में, जो चौथा ज्ञानपीठ था हिंदी के लिए पहला था 1968 में, सुमित्रा नंदन पंत को उसकी रचना चिदम्बरा के हेतु दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को रचना उर्वशी हेतु। उसके बाद 1978 में सच्चिदानंद वात्स्यानंद अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार हेतु दिया गया। फिर 1982 में महादेवी वर्मा को, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला है महादेवी वर्मा, उनकी रचना यामा के लिए दिया गया। 1992 में ये संकलन है उनकी काफ़ी रचनाओं का, इसमें 4 रचनाओं का। 1992 में नरेश मेहता को अच्छा आदमी हेतु। 1999 में निर्मल वर्मा को अंतिम अरण्य हेतु। 2005 में फिर कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं उस हेतु। 2009 में अमरकंट और श्रीलाल शुक्ल को श्रीलाल शुक्ल की संपूर्ण कहानियों के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सरस रचना हेतु। 2017 में कृष्ण सोपती को सोई दास्तान हेतु। निम्न में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा था, उसका अलंकार पूछा था, तो एग्जैक्टली क्या उदाहरण था वो बताना। लेकिन कैंडिडेट ने बताया कि उसका आंसर था वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण था। वक्रोक्ति में क्या होता है, उल्टी उक्ति, एक तरीके से कहे कुछ सुने कुछ, उसका समझे अर्थ कुछ। कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही आशय निकाल लेता है। जो कहने वाला आदमी है वो कुछ अलग भाव से कहता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, जो व्यक्ति कहता है वो अपने अलग भाव से कहता है और आप जो सुन रहे हो उसका जवाब दे रहे हो वो आपने अलग भाव, उसका अलग आशय समझकर उसको प्रत्युत्तर दे रहे हो। तो कहने वाले का अर्थ अलग है। जहाँ प्रत्यक्ष अर्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ लिया जाए, जो सुनता है वो अलग अर्थ दे दे, तो वो वक्रोक्ति है, उल्टी उक्ति दे रहा वो। जैसे कि कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का कहम यहाँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, राधा भीतर से पूछती है कि बाहर तुम कौन हो, द्वार पर कौन हो। तो कृष्ण उत्तर देते हैं कि राधे मैं हरि हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं कि हरि में है राधे, मैं हरि हूँ। अब हरि का अर्थ एक दोस्तों वानर भी होता है, तो राधा हरि का अर्थ कृष्ण न लगाकर वानर लगा देती है। तो हरि कहने का मतलब वो खुद अपने आप को बता रहे, लेकिन राधा समझ लेती है कि वो कोई वानर है, तो बोल रही है कि क्या कहा मैं वानर का यहाँ पर। तो कृष्ण द्वारा एक अर्थ में कहे गए हरि शब्द का दूसरा अर्थ वानर कल्पित करती है राधा। तो कहना कुछ और सुनना कुछ अलग अर्थ से। ठीक है, नेक्स्ट है उल्लाला छंद का उदाहरण से छंद का नाम पूछा था। तो उत्तर तो उसका उल्लाला छंद था, लेकिन उदाहरण क्या था वो आप बता सकते हो। तो उदाहरण में एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उदाहरण है, करते अभिषेक प्योद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो उलाला छंद में जो मात्रिक छंद है ना, इसमें 15 और 13 मात्राएं होती है, कुल 28 मात्राएं। यानी प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13। जैसे कि ये पहला चरण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो प्रथम और तृतीय चरण में तो 15-15 मात्राएं आप देख पा रहे हो। जैसे ये एक एक, फिर ये 2 मात्राएं हैं, उसके बाद 1 1 2 1 मात्रा, फिर 1 2 1 मात्रा, उसके बाद 2 मात्रा। तो इनको काउंट करेंगे तो ये हो गई 15 मात्रा। इसी टाइप से इसमें हो गई 13 मात्रा। तो 15-13 है तो वो उलाला छंद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। जम्मू कश्मीर में भाषा की बात करें तो यहाँ पर 23 सितंबर 2020 को संसद ने मौजूदा उर्दू और अंग्रेजी के अलावा, पहला उर्दू और अंग्रेजी थी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ और भाषाएं ऐड हुई। उसमें कश्मीरी ऐड हो गई है, डोगरी ऐड हो गई है, हिंदी ऐड हो गई। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में और भी भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे जम्मू कश्मीर में 2011 की जनगणना में 53% आबादी की मातृभाषा है वो कश्मीरी है। तो कश्मीरी सबसे अधिक बोलते हैं। अन्य में उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, पंजाबी, लद्दाखी, बाल्टी, गोजरी, दादरी बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में कहने को तो यहाँ पर टोटल 93 बोलियाँ हैं, डायलेक्ट्स हैं, भाषाएं हैं, लेकिन प्रमुख भाषा वो छत्तीसगढ़ी भाषा है। छत्तीसगढ़ी भाषा निकली कहाँ से है, तो ये अर्धमागधी से इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट वाले मकड़ी का तत्सम क्या है। मकड़ी का तत्सम है दोस्तों मरकटी। क्या है, मरकटी हो जाएगा। दलित साहित्य की पहली रचना कौन सी है। दलित साहित्य की पहली रचना है 1914 में सरस्वती पत्रिका में हीराडोम द्वारा लिखित अच्युत की शिकायत है, वो दलित साहित्य की प्रथम कविता है, दलित कविता है ये। तो अच्युत की शिकायत हो जाएगी। किसकी, अच्युत की शिकायत, दलित साहित्य की पहली रचना, जिसके लेखक हैं हीराडोम। कौन, हीराडोम। सरस्वती पत्रिका में ये 1914 में पब्लिश हुई थी। अगला सवाल है, बालक से वृद्ध तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। बालक से वृद्ध तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है आबाल वृद्ध। क्या है, आबाल वृद्ध, बालक से वृद्ध तक। स्वास्थ्य की शुद्ध वर्तनी क्या है। स्वास्थ्य की शुद्ध वर्तनी, जो एग्जैक्टली यहाँ पर उल्टा था लेकिन मैंने शुद्ध वर्तनी ही आपको दे रखा है, यही होगा स्वास्थ्य। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो महिलाओं को दिया गया ना,
प्रथम हिंदी विषय के लिए कोई विमन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो महादेवी वर्मा को मिला है, अदरवाइज तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए, ठीक है, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला है और ये महिला का होगा, ठीक है, पहला महिला का हो महादेवी वर्मा को। बाकी आपको पूछ लें प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये हिंदी में पहली महिला, ओवरऑल में प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वो 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। आशापूर्णा देवी जो बंगाली उपन्यासकार थी 1976 में। अपनी डफली अपना राग, सभी अपना अपना काम कर रहा है, कोई संगठन में नहीं रह रहा है, यानी संगठन का अभाव है। अपनी डफली अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, अपने अपने मन से सोचना, काम करना, कोई भी एक दूसरे का संगठन में काम नहीं हो रहा है। प्राचीन रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था तो ज़्यादातर संस्कृत भाषा का होता था। बलवान शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा बलवती। आसपास और सुख दुख में समास होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है रामवृक्ष बैनीपुरी की रचना का आपको पूछा तो इनकी काफ़ी रचनाएं, जैसे कि उनका एक उपन्यास है पपीतों के देश में, कैदी की पत्नी, दीदी और 7 दिन, ये कुछ उपन्यास है रामवृक्ष बैनीपुरी का। इनके कहानी संग्रह में चिता के फूल, शब्द चित्र संग्रह, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, ये इनके कहानी संग्रह है। रामवृक्ष बैनीपुरी के नाटक भी हैं, जैसे अम्बपाली, सीता की माँ, संगमित्रा, सिंहल विजय, राम राज्य, गांव के देवता, नया समाज तथा नेत्रदान, ये उनके नाटक है। यात्रा वृत्त में पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले। आदि का बहुवचन जिन भी कैंडिडेट को पता कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आदि यानी कोई काम का शुभारंभ करना, उसका बहुवचन क्या होगा। सजातीय के विलोम क्या है, सजातीय का हो जाएगा विजातीय। अब नेक्स्ट है संभावना में उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है, संभावना, संस्कार, संस्कृति, संपूर्ण, इसमें सम उपसर्ग है। परोपकार में प्रत्यय कौन सा है, पर इसका तो उपसर्ग है परोपकार में, और प्रत्यय यहाँ पर कार होना चाहिए। नेक्स्ट है वैदेही का समानार्थी शब्द, यानी वैदेही का पर्यायवाची क्या होगा तो वैदेही का पर्यायवाची होगा सीता, जानकी, भूमिजा है, जनक तन्या, जनक नंदिनी, राम प्रिया, ये वैदेही है माता। सीता का समानार्थी है पर्यायवाची है। गायक द्वारा मधुर गीत गाया गया, ये इसका कीर्तिवाच्य क्या होगा, ये क्रमवाच्य है। इस वाक्य का कीर्तिवाच्य होगा गायक ने मधुर गीत गाया। यहाँ पर कीर्तिवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तो गायक ने मधुर गीत गाया। यहाँ पर क्रम प्रधान होता है, गायक द्वारा मधुर गीत गाया गया है, गीत है वो क्रम इसका प्रधान निकल रहा है कि गीत गाया गया गायक द्वारा, और यहाँ पर गायक ने मधुर गीत गाया तो ऐसे लग रहा है गायक प्रधान है, कर्ता प्रधान है। तो क्रमवाच्य और कृतावाच्य के आप उदाहरण देखेंगे तो आप स्पष्ट कर पाएंगे। क्रमवाच्य में जैसे कि किसानों द्वारा, द्वारा शब्द ज्यादा आता है क्रमवाच्य में। किसानों द्वारा खेती की गई, रमेश द्वारा खाना खाया गया, तो जहां पर द्वारा है वो क्रमवाच्य, और कीर्तिवाच्य द्वारा हटा दो, जैसे कि किसान ने खेती की है। हेमा कपड़े धो रही है, हेमा कपड़े धो रही, तो हेमा द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं तो इसका क्रमवाच्य हो जाएगा कीर्ति है, हेमा कपड़े धो रही। राकेश विद्यालय जा रहा है, राकेश द्वारा विद्यालय जाया जाता है तो ये जा रहा है। नेक्स्ट है इमृता प्रीतम किस भाषा से संबंधित है। इमृता प्रीतम है, ये पंजाबी भाषा की पहली कवित्री मानी जाती है। इमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य में उनकी महान रचना सुनहदे के लिए 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, इमृता प्रीतम है। उनकी रचना सुनहदे के लिए 1956 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। तो साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला वेरी इंपॉर्टेंट है, अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम की उनकी आत्मकथा से सवाल पूछा जाता है कि रसीदी टिकट की आत्मकथा किसकी है। रसीदी टिकट एसएससी में आ चुका सवाल है, अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। इनके द्वारा लिखित उपन्यास कौन से अमृता प्रीतम के, तो 5 वर्ष लंबी सड़क, पिंजर, अदालत। पिंजर उपन्यास से भी सवाल आ चुका तो अमृता प्रीतम का है पिंजर उपन्यास। अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपीआई, ये है अमृता प्रीतम की उपन्यास। कहानी संग्रह है कहानियां जो कहानियां नहीं है, कहानियों के आंगन में, संस्मरण, कच्चा आंगन एक थी सारा। अंतिम सवाल, रश्मि का अनेकार्थी या समानार्थी एक तरीके से शब्द पूछा तो रश्मि होती है अंशु, मयूक, आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि, रश्मि, मरीचि, किरण, ज्योति, विभा, प्रसिद्धि, ये रश्मि के पर्यायवाची हैं। तो इस टाइप से हिंदी, विज्ञान और जीके के पूछे गए 5 फेब 2024 के सारे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लगभग सवाल एग्जैक्टली सवाल हैं, सेम लैंग्वेज में कोशिश की है। वीडियो लेट हो गया है, सवाल ढूंढने में, वेरीफाई करने में वक्त लगा है। एफर्ट के लिए आप लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। न्यू कैंडिडेट जो टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज से अपना
मॉक टेस्ट देकर एक्सपीरियंस अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस बेहतर करना चाहते हैं तो टीटी के कूपन कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। टीटी के कूपन कोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कैसे लेना पास प्रो। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।